तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा ये किस स्थान पर शुरू की जाएगी, तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी गुजरात सरकार ये द्वारका में भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगी। इसमें पर्यटक पनडुब्बी में बैठकर समुद्री तल से 100 मीटर नीचे गोता लगा सकेंगे और द्वीप के चारों ओर समुद्री जीव का अनुभव कर सकेंगे। इसमें जो पनडुब्बी होगी उसका वजन होगा लगभग 35 टन और इसमें एक साथ 30 यात्री बैठ सकेंगे। अच्छा, इसी तरह से एक इंसिडेंट आपको याद होगा, एक टाइटन नाम की सबमरीन आपने सुना होगा। उसमें 5 यात्री बैठ करके गए थे समुद्र के नीचे। टाइटैनिक जहाज जो था उसका मलबा देखने के लिए गए थे और वहीं पे वो खुद मलबा बन गए, जिसमें पांचों के पांचों यात्रियों का निधन हो गया था। तो सबमरीन का नाम था टाइटन। अच्छा, सबमरीन यानी कि पनडुब्बी से कुछ और पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, तो याद रखना। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिहंत है। और भारत में पहली पनडुब्बी कौन सी शामिल हुई थी और कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1967 में, और उसका नाम था कलवरी। रशिया से हमने लिया था, सोवियत संघ था उस वक्त। एक प्रोजेक्ट 75 याद रखना, इसके तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाई गई हैं। 6 के नाम क्या है? INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। कौन निर्माण कर रहा है? मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई। और अगर आपसे पूछे कि देश का पहला एंटी सबमरीन जहाज का नाम क्या है? INS अर्नाला है, इसको बनाया गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। तो प्रश्न से याद रखना, भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा ये किस स्थान पर शुरू की जाएगी? तो गुजरात में, द्वारका में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। अब ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत ने पहली बार किसी देश को रुपये में भुगतान किया है, पेमेंट किया है कच्चे तेल के लिए। और आपको वैसे ये भी बता दूं कि भारत ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, ऑयल कंज्यूमर है। और आप ऐसे समझो कि जैसे हमारी ज़रूरत 100% है ऑयल की, तो उसमें से 85% या उससे ज़्यादा तो हम इंपोर्ट ही करते हैं, आयात करते हैं ऑयल का। और अभी इसी साल भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात ने आपस में एक लोकल करेंसी में व्यापार करने के लिए एक समझौता भी किया था। और वैसे पिछले साल 2022 में RBI ने कह भी दिया था कि जो भी आयातक हैं, यानी कि जो भी इंपोर्टर हैं, मतलब जिनसे हम कुछ न कुछ खरीद रहे हैं, उन्हें हम रुपए में पेमेंट कर सकते हैं। और जब हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्टर बन जाते हैं किसी चीज़ का, किसी देश को कोई चीज़ हम सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी करेंसी में हम पेमेंट ले सकते हैं। और ये RBI ने कहा था। और अभी जो हमने रुपये में पेमेंट किया ना, ऐसा करने का उद्देश्य क्या है हमारा? क्यों किया हमने रुपये में पेमेंट? तो पहला पॉइंट तो यही निकल के आता है कि रुपये के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और RBI अभी तक 22 देशों के साथ रुपए में व्यापार की सहमति बना चुका है। और ऐसा करने से न केवल भारतीय करेंसी का प्रचलन वैश्विक हो सकेगा, बल्कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने से डॉलर की मांग को कम करने में मदद भी मिल सकेगी। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी बनी है? तो आंसर होगा SGBS उन्नति फाउंडेशन। तो बंगलुरु का ये एक NGO है, SGBS उन्नति फाउंडेशन, जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाला, लिस्ट होने वाला पहला यूनिट बन गया है। अब ये क्या है? तो आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सुना है, जो कि भारत के 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। इनमें कंपनियां लिस्ट होती है। उसी तरह से ये है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें जो NGOs होते हैं, जो कल्याण के लिए, सामाजिक हितों के लिए काम करते हैं, वो यहाँ पे लिस्ट होंगे, जिससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा? उन्हें फंडिंग मिल सकेगी और वो उसका सदुपयोग कर सकेंगे। और यहाँ पे जो भी कंपनियाँ, जो भी NGO लिस्ट होगा, वो एकदम जेन्युइन होगा, मतलब फ्रॉड कंपनीज नहीं होंगी कि NGO के नाम पे पब्लिक से पैसा ले लिया, ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि उसे सेबी की मंजूरी के बाद ही यहाँ पे लिस्ट किया जाएगा। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इसकी घोषणा हो गई थी वैसे 2019-20 के बजट में। और ये जो SGBS उन्नति फाउंडेशन है, ये युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देता है, जिसकी स्थापना सन 2011 में होती है। अच्छा, आप ये बताओ, वर्ल्ड NGO डे कब मनाया जाता है? NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो वर्ल्ड NGO डे होता है 27 फरवरी को। अभी जानते हो एक अफगानिस्तान का एक NGO है, AWSDC, अफगान वुमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर, जिसे फिनलैंड के द्वारा 2023 के इंटरनेशनल जेंडर इक्विलिटी प्राइज मिला था। और असम का एक NGO है तपोवन, जिसे चिल्ड्रंस चैंपियंस अवार्ड 2023 मिला था। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
चलो फिर बताओ, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश का पहला एआई शहर बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसी संस्थाएं, ऐसी कंपनीज स्टेब्लिश की जाएगी जिनका मेन फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा। ये मैंने आपको सिंपल शब्दों में इसको बता दिया। अभी बन नहीं गया है, बनाए जाने की इनकी योजना है। तो इस कारण से ये प्रश्न न्यूज में आया और मैंने आपको बताया। तो सिंपल सा याद रखना है, भारत का पहला एआई शहर किस राज्य में बनाया जाएगा? लखनऊ। चलो फिर बताओ, 1 जनवरी 2024 को देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन XPO सेट ये किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च होगा? तो आंसर होगा PSLV C58। तो देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन है ये XPO सेट, जिसे इसरो लॉन्च करेगा 1 जनवरी 2024 को। पूछे कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और किस लॉन्च व्हीकल से? तो PSLV C58 से। और आप यूं भी कह सकते हो कि 2021 में लॉन्च किए गए नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर की लॉन्चिंग के बाद ये जो एक्सपो सेट है ये भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। एक्सपो सेट का फुल फॉर्म होता है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, और इसे इसरो ने बंगलुरु के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के तैयार किया। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, क्या काम करेगा ये? तो ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले स्रोतों यानी कि 50 सबसे शाइनी सोर्सेस की ये स्टडी करेगा। और पूछे कि ये अपने साथ कितने पेलोड लेकर के जाएगा? 2, एक है पॉलिक्स और दूसरा है एक्सपेक्ट। फिर बताओ, हाल ही में भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी ये कहां पे शुरू होगा? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। जायरोकॉप्टर ये छोटा हेलीकॉप्टर की तरह होता है और इसकी मदद से उत्तराखंड के ऋषिकेश में हवाई सफारी शुरू की जाएगी, जिससे जो पर्यटक होंगे वो क्षेत्र के प्राकृतिक और खूबसूरत नज़ारे, पहाड़, हरियाली वो ऊपर से दिख सकेंगे। फिर बताओ, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा ये कहां पे शुरू हुई? तो आंसर होगा आगरा और मथुरा के बीच में। तो अभी उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उत्तर प्रदेश की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस को शुरू किया है। और किन किन जिलों के बीच में ये चलेगी? तो आगरा के बटेश्वर और मथुरा के गोवर्धन के बीच में। इन दोनों के बीच की वैसे दूरी है 65 किलोमीटर। और यहाँ पे ये जो हेलीकॉप्टर सेवा है ना, ये उत्तराखंड की एक निजी कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, वो ये सेवा देगी। उस कंपनी का नाम है मैसर्स राजस। फिर बताइए कि राजस्थान का पहला स्नेक पार्क ये कहाँ पे खुलेगा? तो आंसर होगा कोटा में। कोटा जिसे एजुकेशन सिटी भी बोलते हैं। और याद रखना, अब राजस्थान का पहला स्नेक पार्क ये जल्दी कोटा में खुलने वाला है। ये स्नेक पार्क कोटा के बूंदी रोड स्थित हर्बल पार्क में बनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, जो सांप प्रेमी है वो सांपों पर शोध यानी कि रिसर्च करना चाहते हैं, उन्हें भी इस पार्क में रिसर्च की सुविधाएं मिलेंगी। और इस स्नेक पार्क के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। और यहाँ पे सांपों की करीब 33 प्रजातियां होंगी, जिनमें से 29 भारतीय और 4 अमेरिकी प्रजातियां यहाँ पे होंगी सांपों की। अच्छा, कोटा राजस्थान अभी किसी कारण से न्यूज में था क्या? तो आपको याद होगा, अभी मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता था? नंदनी गुप्ता ने। ये कोटा राजस्थान से ही थी। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आंसर होगा नीना सिंह। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसकी नई डायरेक्टर जनरल बन गई है नीना सिंह। और इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है। ये 31 जुलाई 2024 से अपना पद संभालेंगी। ये 1989 बैच की राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी हैं। और राजस्थान वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी ध्यान रखें कि राजस्थान की पहली महिला IPS अधिकारी हैं ये, नीना सिंह इनका नाम है। अच्छा, यहाँ पे इनके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको करा रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के भी नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए। कौन? अनीश दयाल सिंह। अब आप कहोगे अनीश दयाल सिंह का नाम तो हमने कहीं सुना है, वे अभी तक ITBP के इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन अब CRPF के हैं। तो फिर अब ITBP के कौन बन गए? तो वो बन गए हैं राहुल रसगोत्रा। तो ये 3 अपॉइंटमेंट मैंने आपको बता दिए, CISF का, CRPF का और ITBP का। तीनों के नए डायरेक्टर जनरल बन गए। अब ये आपको नाम याद रखने हैं। तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम ले लें। बात करें, स्थापना होती है इसकी 1969 में।
और ये देश के जो प्रतिष्ठित एयरपोर्ट्स हो जाते हैं, जो बंदरगाह पोर्ट हो गए, जो पावर प्लांट्स हो गए, वहाँ पे अपने सेवाएं देती है। इसका आदर्श वाक्य है सुरक्षा और बचाव। तीनों का हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में होगा ही सही। वहीं सीआरपीएफ की बात करोगे तो इससे एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो कि 1986 में महिलाओं को ऑपरेशन में शामिल करने वाला यह पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल था। इसका भी आदर्श वाक्य क्या होता है? सेवा और निष्ठा। वहीं आईटीबीपी की बात करोगे तो इसका आदर्श वाक्य है बहादुरी, दृढ़ता, समर्पण। 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक तो आप बताओ, अभी रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और चेयरमैन कौन बनी थी? सेबी की, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? और अभी कुछ समय पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बने थे, उनका नाम भी आपको बताना है। तो अगला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो आंसर होगा अरुण भंसाली। तो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस हैं ये अरुण भंसाली, जो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पे आपको 5 हाईकोर्ट में जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके अपॉइंटमेंट्स आपको करा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक तो हमने देख लिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे अरुण भंसाली। वहीं ये जो मनिन मोहन श्रीवास्तव हैं ये राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। और विजय बिश्नोई ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। तो BR सारंगी ये झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। इसके अलावा एक और है, शील नागू इनका नाम है, ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। अच्छा, हाईकोर्ट से कुछ पॉइंट्स मैं आपको जरूर रिवाइज कराऊंगा। एक तो पहले याद रखना, हाईकोर्ट की पहली महिला जज अगर पूछे तो अन्ना चांडी उनका नाम है, केरल हाईकोर्ट से थी ये। और वहीं हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस पूछेंगे तो आंसर होगा लीला सेठ, ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से थी। और ये भी याद रखना, अभी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो जज रही हैं फातिमा बीबी, इनका नाम न्यूज में था, याद रखना, इनका निधन हो गया अभी। उसके अलावा हमने पढ़ा था अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई हुई थी। और देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? रांची में। और क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट पूछे तो केरल हाईकोर्ट, मलयालम भाषा में। अभी राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू हुई थी। और देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन हुआ था गुजरात हाईकोर्ट में। अच्छा, वैसे हाईकोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 226। वही सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो आर्टिकल 32। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। फिर बताइए, अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रमोद अग्रवाल को। तो अभी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे किनका स्थान ले रहे हैं? SS मुंदड़ा का। SS मुंदड़ा, इनका कार्यकाल अभी 16 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। उसके बाद इसके नए अध्यक्ष होंगे प्रमोद अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये मुंबई में स्थित एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना होती है 1875 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये। और अगर पूछे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को क्या कहते हैं? सेंसेक्स कहते हैं। भारत में आपको 2 स्टॉक एक्सचेंज मिलेंगे, एक तो BSE और एक NSE। ये होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसका जो इंडेक्स होता है उसको निफ्टी कहा जाता है। दोनों का वैसे हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। तो याद रखना, अब BSE के नए अध्यक्ष होंगे प्रमोद अग्रवाल। वैसे अभी BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया था अमोल मजूमदार को। मुख्य सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने थे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष बने थे संजय कुमार अग्रवाल। ये नाम भी न्यूज में थे, इंपॉर्टेंट है सारे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में RBI ने किसे कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा CS राजन को। तो याद रखना, CS राजन का नाम, ये अब कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन बन गए हैं। 1 जनवरी 2024 से लेकर अगले 2 सालों तक के लिए ये इसके चेयरमैन बने रहेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक जिसकी स्थापना होती है 2003 में और हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी टैगलाइन होती है लेट्स मेक मनी सिंपल। अभी कुछ समय पहले साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन बने थे विजय कुरियन। ICICI बैंक के फिर से MD CEO बने संदीप बख्शी। और बैंक ऑफ बड़ौदा के MD CEO बने थे देवदत्त चंद। ये नाम भी न्यूज़ में थे और सारे बैंकिंग वाले नाम मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिए, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में इंडियन ऑयल के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रश्मि गोयल को। तो महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल, इसके नए डायरेक्टर बन गई है रश्मि गोयल। ये आपको नाम याद रखना है। इंडियन ऑयल आपने कई बार नाम सुना होगा, महारत्न कंपनी है ये। और अभी 1959 में इसका स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। और इसके चेयरमैन कौन है?
श्रीकांत माधव वैद हैं। और अभी मोटो जीपी भारत का आयोजन हुआ था बुध इंटरनेशनल सर्किट में, इसका टाइटल स्पॉन्सर यही था इंडियन ऑयल। बाकी वीटा दानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के गवर्निंग बोर्ड में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी थी। प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष होंगे। और हीरा लाल सामरिया का नाम याद रखना, मुख्य सूचना आयुक्त ये बने थे। अभी आपका शायद EMRS का पेपर हुआ था, वहां पे ये प्रश्न आया था, तो ध्यान रखना ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने अभी बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हुंडई ये साउथ कोरिया की कंपनी है और आप जानते हो शाहरुख खान हुंडई के ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर है काफी समय से। उसके बाद हार्दिक पांड्या बने और उसके बाद दीपिका पादुकोण अब कंपनी की ये तीसरी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अभी दीपिका पादुकोण का नाम आपने और भी सुना होगा, बिस्लेरी की भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है, अभी हाल ही में 85वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा चिराग सेन ने। तो 85वें नंबर का सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 ये हुआ अभी गुवाहाटी में। मेन सिंगल टाइटल जीता चिराग सेन ने, ये उत्तराखंड के हैं। वहीं वुमेन सिंगल टाइटल अनमोल खरब ने जीता है, ये हरियाणा की है। और ये दोनों ही शटलर, यानी कि शटलर मतलब बैडमिंटन प्लेयर, तो ये दोनों ही शटलर पहली बार राष्ट्रीय चैंपियन बने हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना होती 1934 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं। और बैडमिंटन से तो दो खिलाड़ी अभी जरूर याद आएंगे, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। अभी इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला 2023 का। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। बैडमिंटन से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज में आपको बताऊं तो थॉमस कप याद रखना, पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, 2022 वाला भारत ने पहली बार जीता था इसको। और उबेर कप होता है महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट। एक सुदीरमन कप होता है, रहमतुल्ला कप हो गया, नारंग कप हो गया, चड्डा कप हो गया, इन सब का संबंध बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन ये कहां पे हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां पे अभी कोप 28 का आयोजन भी हुआ था। तो एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप 2023 इसका ये 25वां संस्करण था जो हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसमें भारत ने 2 गोल्ड 3 सिल्वर और 2 ब्रोंज जीते, यानी कि टोटल 7 मेडल जीते हैं। अब ये 2 गोल्ड किसने जीते? एक जीता है कियाना परिहार ने, अंडर 8 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है। और हर्ष सुरेश ने दूसरा गोल्ड जीता अंडर 16 कैटेगरी में। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है? तो आंसर होगा कोको कोला। तो अभी आईसीसी का ग्लोबल पार्टनर बना है कोका कोला। वैसे ये अभी तक 2019 से लेकर 2023 तक भी यही था और अब 2023 से लेकर 2031 तक भी यही रहेगा। और इसी के साथ कोको कोला ये आईसीसी के साथ लंबे समय तक जुड़ने वाला ब्रांड भी बन गया है। फिर बताओ, अभी हाल ही में फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। अच्छा, ये फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पे हुआ? समरकंद उज्बेकिस्तान में। इसको जीत लिया मैग्नस कार्लसन ने, ये नॉर्वे के हैं, आप जानते ही हो। वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर हैं ये वर्तमान में और रिकॉर्ड 5वीं बार उन्होंने ये वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती है। अभी तक मैं आपको बताऊं तो ये टोटल 5 रैपिड टाइटल, 5 ब्लिट्ज टाइटल और 5 क्लासिक टाइटल जीत चुके हैं, यानी कि 16 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल ये जीत चुके हैं। और अभी आपको याद होगा, अभी अगस्त 2023 में ही हमने पढ़ा था जो फिडे वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, कहां पे हुआ था? अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। उसमें भी पहले स्थान पे यही रहे थे मैग्नस कार्लसन और दूसरे स्थान पे भारतीय थे आर प्रज्ञानानंद। अच्छा, इसके अलावा भी 2023 वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का भी आयोजन हुआ, उसको जीता है रशिया की चेस प्लेयर है, नाम है अनास्तासिया बोडनारुक। लेकिन इसमें जो उप विजेता रही है वो नाम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उप विजेता रही है कोनेरू हम्पी, जो कि भारतीय हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। आपको याद है, अभी हमने पढ़ा भी था, तानसेन समारोह का आयोजन ये हुआ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो इसी मौके पर ग्वालियर स्थित किले में 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया यहाँ पे।
और उसी के बाद अभी मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, उन्होंने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में हर साल अब 25 दिसंबर को तबला दिवस। फिर बताइए अभी हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 दिसंबर। तो हम हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 2022 से हमने मनाना शुरू किया इसको। ये दिन सिखों के 10वें गुरु थे गोविंद सिंह जी, उनके साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और इसी से संबंधित 2 दिवस और हैं। एक तो विश्व बाल दिवस होता है, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को, और राष्ट्रीय बाल दिवस आप जानते ही हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती को 14 नवंबर को मनाते हैं। फिर बताओ अभी हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 दिसंबर को। तो हर साल 27 दिसंबर को पूरे विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के रूप में मनाया जाता है। ये अभी कुछ समय पहले ही हमने मनाना शुरू किया। 2020 में पहली बार मनाया था जब कोरोना आया था ना, उसी कारण हमने इसको मनाना शुरू किया। अगर कोरोना नहीं आता हमारे जीवन में तो शायद ये दिन भी नहीं होता। फिर बताओ हमारे जो पूर्व सेना प्रमुख थे मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने अपनी आत्मकथा को अभी रिलीज किया है। उसका नाम क्या है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो भारत के पूर्व सेना प्रमुख थे मनोज मुकुंद नरवणे, और अभी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को रिलीज किया है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये किताब सन 2020 में लद्दाख गतिरोध के दौरान महत्वपूर्ण क्षण का खुलासा करती है। मतलब गलवान घाटी में जो चीनी सेना के साथ हमारी झड़प हुई थी उसके बारे में बताती है। तो बुक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। चलो फिर बताओ अभी हाल ही में ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नाम की बुक को किसने लिखा? रघुराम राजन ने। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन, और अभी इन्होंने अर्थशास्त्री रोहित लांबा के साथ मिलकर के ये अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड। वैसे ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे? 23वें। अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास है, वो 25वें नंबर के गवर्नर है। और आपको याद हो तो रघुराम राजन से एक बुक हमने और पढ़ी थी कुछ समय पहले जिसका नाम है आई डू व्हाट आई डू। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है इस बुक के ऊपर। तो अब ये वाली बुक भी याद रखना, इनकी बुक है ये ब्रेकिंग द मोल्ड। फिर बताइए अभी हाल ही में वाई भारत मैटर्स नाम की बुक को लिखा किसने? तो आंसर होगा सुब्रमण्यम जयशंकर। हमारे विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, और इन्होंने ही ये बुक लॉन्च की है जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स। फिर बताओ फोर्ब्स की वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स 2023 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो आंसर होगा ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक आप जानते हो, कई बार आपने नाम सुना है। चलो यही प्रश्न बन जाएगा आपके एग्जाम में कि इनका संबंध किस खेल से है या ये किस देश की रहने वाली है। तो ये टेनिस से इनका संबंध है और ये पोलैंड की रहने वाली है, पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। और अभी फोर्ब्स के अनुसार ये 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। अच्छा दुनिया में तो ये बन गई, भारत में अगर बात करें तो भारत में पीवी सिंधु का नाम आएगा। ये बैडमिंटन प्लेयर है। तो आप कह सकते हो कि 2023 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, और इस लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है ये पीवी सिंधु। और वैसे इस लिस्ट में ये 16वें स्थान पर है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि ये किसके साथ अपना 16वां स्थान साझा कर रही है, यानी कि 16वें स्थान पे और कौन है? तो अमेरिकी जिम्नास्टिक है सिमोना बाइल्स और पीवी सिंधु, ये दोनों 16वें स्थान पर है। बात समझ में आ गई? देखो ईगा स्विटेक की अगर बात करें तो इस साल जो फ्रेंच ओपन वाला ग्रैंड स्लैम हुआ था ना, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था। अब इन्फोसिस ने, आपको याद होगा, 2 टेनिस प्लेयर को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था। उसमें से एक ये थी ईगा स्विटेक, दूसरे राफेल नडाल थे जो कि स्पेन से हैं। और अभी टेनिस रैंकिंग आई है, उसमें महिलाओं के रैंकिंग में ये टॉप पर है। पुरुषों के रैंकिंग में तो नोवाक जोकोविच टॉप पर हैं जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। तो इन सब कारण से ईगा स्विटेक का नाम न्यूज में था, मैंने आपको बता दिया। फिर बताओ अभी देश में रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गुजरात। सोलर रूफटॉप का मतलब हो गया छत पे जो सोलर प्लेट्स लगती है, सोलर पैनल्स लगते हैं, तो यहाँ पे उनकी बात हो रही है। और ये डेटा जारी किया है नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने। तो इन्होंने कहा कि पूरे देश में छतों पे जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, चाहे वो आपके घरों की छत पे हो, फैक्ट्रीज की छतों पे हो, रेलवे स्टेशनों पे हो, तो उनका अगर डेटा ये इकट्ठे करके बताते हैं तो इन्होंने कहा कि 2023 में जो सोलर रूफटॉप से जो
बिजली का प्रोडक्शन हुआ है वो है 10.4 गीगावाट। गीगा की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर 9। और ये पूरे देश का है और इसमें 30% हिस्सेदारी गुजरात की है। गुजरात में कितना प्रोडक्शन हुआ? 3.2 गीगावाट। पूरे देश का 10.4 है और गुजरात, केवल गुजरात की है 3.2। इसीलिए इस लिस्ट में टॉप पर आता है गुजरात 3.2 गीगावाट की क्षमता के साथ। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पे राजस्थान आता है। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा अयोध्या धाम स्टेशन। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो अभी तक अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल के क्या हो गया है? अयोध्या धाम स्टेशन हो गया है। फिर बताओ, अभी हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर किनके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि। तो अयोध्या में नए हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम होगा। प्रधानमंत्री ने अभी 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया और आपको याद हो तो अभी तक हम इसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहते थे, लेकिन अब याद रखना इसका जो नाम होगा वो है महर्षि वाल्मीकि अयोध्या धाम हवाई अड्डा। और अभी हमने पढ़ा भी था कि वहां पे जो अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन है उसका भी नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आईएनएस इंफाल नौसेना में शामिल किया गया, इसका निर्माण किसने किया? तो आंसर होगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। और अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर आईएनएस इंफाल को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया। तो ये प्रोजेक्ट 15B के तहत जो 4 स्वदेशी हमारे युद्धपोत हैं उनमें से ये तीसरा है आईएनएस इंफाल, जिसका निर्माण किसने किया? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। और इसे विशाखापत्तनम श्रेणी का युद्धपोत भी बोला जा रहा है। और मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। देखो, हमने कहा प्रोजेक्ट 15B के तहत इसे बनाया जा रहा है और प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, जिसमें से ये तीसरा है, ये मैंने आपको बताया। तो उसमें जो पहला वाला बना था ना, उसका नाम था आईएनएस विशाखापत्तनम। तो रूल ये कहता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में जो पहला होता है, जैसे यहां पर है आईएनएस विशाखापत्तनम, तो उसके बाद जितनों का भी निर्माण किया जाता है उन्हें उसी श्रेणी का माना जाता है। तो यहां पे पहले वाले का नाम था आईएनएस विशाखापत्तनम, तो इसके बाद जितने भी बनेंगे वो विशाखापत्तनम श्रेणी के कहे जाएंगे। लेकिन प्रोजेक्ट याद रखना है कि इस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण हो रहा है प्रोजेक्ट 15B। और मैंने अभी आपको कहा कि प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 डेस्ट्रॉयर, 4 युद्धपोत तैयार हो रहे हैं। तो चारों के नाम याद रखना है। पहला वाला तो आपने कहा आईएनएस विशाखापत्तनम, दूसरा वाला था आईएनएस मोरमुगाओ, तीसरा वाला ये हो गया आईएनएस इंफाल और चौथा है आईएनएस सूरत। इसके अलावा और भी बेहतरीन जानकारी मैं आपको दूंगा। ये तो हमने प्रोजेक्ट 15B की बात कर ली। एक प्रोजेक्ट 15A भी आप सुनोगे। इसके तहत भी 3 जहाज बनाए गए, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस चेन्नई। एक प्रोजेक्ट 75 आप सुनोगे, इसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई गई। 6 के नाम मैं आपको बताऊं तो आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंच, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और आईएनएस वागशीर। और पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है, लेकिन अगर आप में से कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये शीट मैं आपको कई बार रिपीट करा चुका हूं जब भी हम सबमरीन वगैरह की बात करते हैं। और अभी आप लोगों का कोई एग्जाम हुआ था बिहार में या उड़ीसा में, कोई एग्जाम हुआ था, वहां पे शीट में से प्रश्न आया था। अब वो प्रश्न क्या था वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन इसी शीट में से वो प्रश्न आया था, मैंने आपको उस वक्त बताया भी था। तो इसे आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में नासा ने आईबीएम के साथ मिलकर के एक एआई टूल लॉन्च किया, नाम बताओ उसका? watsonics.ai। तो watsonics.ai ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है और इसे नासा और आईबीएम ने मिलकर के तैयार किया। और इस टूल को बनाने का उद्देश्य क्या रहा? तो अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी करना और पहले से हो चुके पर्यावरणीय परिवर्तनों को मापने के साथ साथ भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। ये मतलब पर्यावरण से संबंधित भविष्यवाणी करेगा ये, कि कहाँ पे बाढ़ आएगी, कहाँ पे सूखा होएगा, कहाँ पे तेज बारिश आएगी, कहाँ पे कम बारिश आएगी, इस तरह। आईबीएम की बात करें, ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म हो गई। 1911 में स्थापना होती है। और मुझे याद आ रहा है इससे संबंधित एक बार प्रश्न आया था एग्जाम में। प्रश्न ऐसा था कि बताओ किस कंपनी को बिग ब्लू के नाम से जानते हैं या उसका निकनेम बिग ब्लू है? तो आंसर यही होगा, आईबीएम को। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ भारतीय मूल के हैं, अरविंद कृष्णा। नासा की बात करें, आप जानते ही हो, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। स्थापना होती 1958 में। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन।
फिर बताओ, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने एक सूचना, शिक्षा और संचार नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। तो अभी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने एक सूचना, शिक्षा और संचार नाम से अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के बारे में जागरूकता पैदा करना, जैसे उनमें सरकारी कार्यक्रमों के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। और अगर बात करें इस प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की, इसे शॉर्ट में प्रधानमंत्री जन मन योजना भी कहते हैं। इसको मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर, यानी कि अभी 15 नवंबर 2023 को इस अभियान की घोषणा की थी। पूछे अगर कहाँ से? खूंटी, झारखंड से। और इसके लिए कितना फंड रिलीज किया गया? 24,104 करोड़ रुपए। तो योजना का मुख्य उद्देश्य है कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक व आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। चलो फिर बताओ, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? तो आंसर होगा अमृत भारत एक्सप्रेस। मतलब जो वंदे भारत आई थी उसमें स्लीपर कोच नहीं होते हैं, सिटिंग कोच होते हैं, लेकिन उसका ही ये स्लीपर संस्करण आया है, मतलब इसमें स्लीपर कोचेस भी होंगे। तो उसी का नाम आपसे पूछा गया, आंसर होगा अमृत भारत एक्सप्रेस। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, जो कि हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन ही है। और हमने कहा ना, उसी के स्लीपर संस्करण को अमृत भारत एक्सप्रेस कहा जा रहा है। और इस अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या से किया। बात करें इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, तो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वंदे भारत की मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको यह भी बता दूं, ये लाइन भी ध्यान रखना थोड़ी सी, कि ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है ये पुश पुल तकनीक पर चलेगी। आप देख सकते हो इसका रंग भगवा है, केसरिया रंग की है। इसका निर्माण भी वहीं पे हुआ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। देखो, वंदे भारत के बारे में पहले मैं आपको बताऊं तो इसी को पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, या आप कह सकते हो ये भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है, मतलब इसमें अलग से इंजन नहीं होता है। और एक पॉइंट और याद रखना, करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये, कि वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी थी? तो आंसर होगा सुरेखा यादव। और यहां से भी 2-3 प्रश्न बनते हैं आपके, जैसे कि पहली वंदे भारत ट्रेन ये कहां से कहां चली? दिल्ली से वाराणसी। निर्माण इसका वहीं पे हुआ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। और अगर पूछे कि दक्षिण भारत की पहली कहां से कहां चली थी? मैसूर से चेन्नई। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय राज्य को देश की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई? तो आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की तेल रिफाइनरी है। और भरूच जिले में ओपीएल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के कारण गुजरात को अभी भारत की पेट्रो कैपिटल के रूप में मान्यता दी गई है। तो वन लाइन में आपको याद रखना है कि किस भारतीय राज्य को देश की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई? तो आंसर होगा गुजरात। फिर बताओ, अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा एलपी हेमंत को। कौन है ये एलपी हेमंत? तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन परिषद के निदेशक हैं एलपी हेमंत, जिनको भी व्यापार, कूटनीति और वैश्विक आर्थिक संबंधों में उनके असाधारण योगदान के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया। अच्छा, बाकी ये ऑप्शन वाले नाम आपने जरूर सुने होंगे। एक तो वासिनी लारेड्स, ये अल्जीरियाई देश के प्रोफेसर हैं। अभी कला और साहित्य में यूनाइटेड अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड इन्होंने जीता था। वहीं सुकृता पॉल कुमार जानते हैं, उन्होंने अपनी बुक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता। और डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह याद होगा, वैसे तो ये WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली महिला क्षेत्रीय निदेशक है, लेकिन इनका नाम न्यूज में था क्योंकि अभी भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल इनको मिला था। तो ये नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में यूरोपीय संघ आयोग के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, नाम बताओ। जैक्स डेलर्स। तो यूरोपीय संघ के पूर्व प्रमुख जैक्स डेलर्स का अभी 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दूं, वे फ्रांस के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके थे और वे 1985 से लेकर 1995 तक यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष रहे थे। पहले यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। देखो, यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना 1957 में रोम की संधि से होती है, फिर इसमें धीरे धीरे बाकी देश जुड़ते जाते हैं। वैसे संस्थापक देशों की बात करोगे तो उस वक्त जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग था। वर्तमान में 27 सदस्य देश हैं।
अभी 27वां नया जुड़ा था, कौन सा? क्रोएशिया। और क्रोएशिया ही 20वां देश बना था यूरो करेंसी को अपनाने वाला। अभी कुछ समय पहले ब्रिटेन इसमें से अलग हो गया था, उसी को ब्रेग्जिट कहा जाता है। हेडक्वार्टर पूछोगे तो ब्रुसेल बेल्जियम में है, जहां पे नाटो का भी हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? उर्सुला वॉन डेर लेन इसकी अध्यक्ष हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में रिलायंस ने भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। अच्छा, आपने कई बार सुना होगा एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जीपीटी के बारे में। सबसे पहले इसे अमेरिका की एक कंपनी है ओपन एआई, उसी ने लॉन्च किया था चैट जीपीटी के नाम से। फिर गूगल ने बार्ड लॉन्च किया, फिर रशिया ने गीगा चैट लॉन्च किया, और अब भारत में भी आकाश अंबानी ने कहा कि हम भी भारत में अपना एआई बेस्ड एक जीपीटी लॉन्च करेंगे और उसका नाम भारत जीपीटी होगा। और इसके लिए रिलायंस ने आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता भी किया है, ताकि आईआईटी बॉम्बे की हेल्प ली जा सके इसे बनाने में। जीपीटी की फुल फॉर्म याद रखना आप, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, 2 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये। अच्छा, इसके अलावा आकाश अंबानी ने यह भी कहा कि जियो टेलीविजन के लिए हम खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च करेंगे। तो ये है भैया भारत जीपीटी, किसके साथ मिलके? आईआईटी बॉम्बे, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन में जुड़ने से मना कर दिया? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी अर्जेंटीना में नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम है जेवियर मेली, और ये प्रश्न हमने पढ़ा भी था, और अभी किसी एक एग्जाम में इनका नाम भी पूछा गया था। तो अब सुनो किस्सा क्या है। एक्चुअली में अभी 1 जनवरी 2024 को 6 देश ब्रिक्स में शामिल होने वाले थे। ये प्रश्न भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स की क्लास में। वैसे वो 6 देश कौन कौन से थे? अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान और इथियोपिया। पर अभी अर्जेंटीना ने मना कर दिया कि वो शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल होने का फैसला पुरानी वाली सरकार का था, अब अर्जेंटीना में नई सरकार आ चुकी है जिसका प्रेसिडेंट मैं हूं, यानी कि जेवियर मेली, और अब हमने फैसला किया कि अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा। तो ये अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। अब यहाँ पे 2 स्टैटिक बनेंगे हमारे, एक तो अर्जेंटीना और एक ब्रिक्स। तो पहले अगर अर्जेंटीना की हम बात करें, देखो अर्जेंटीना की कैपिटल याद रखना ब्यूनस आयर्स है, और करेंसी अर्जेंटीनी पीसो, और नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जेवियर मेली। बाकी ब्रिक्स की बात करते हैं। देखो ब्रिक्स की शुरुआत होती है सन 2001 में, जब इसमें 4 देश शामिल थे। तो इसको BRIC बोलते थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर 2009 में इसकी पहली समिट हुई थी रशिया में, और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। तो फिर इसे कहा जाने लगा ब्रिक्स। और आपको ये भी याद होगा, अभी 2023 में इसकी जो 15वीं समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? साउथ अफ्रीका में। और अगले साल 2024 में 16वीं समिट होनी कहाँ पे चाहिए थी? रूल के अनुसार ब्राजील में होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसी ही चलती है, एक बार ब्राजील में, फिर रशिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका, फिर वापस ब्राजील। तो चेन ऐसी चलती है। तो इस बार हो गया साउथ अफ्रीका में, तो अगली बार ब्राजील में होना था, लेकिन ब्राजील ने होस्ट करने से मना कर दिया। तो रशिया में ये समिट होगी, ये याद रखना। और ब्राजील ने क्यों होस्ट करने से मना कर दिया, मैंने कई बार आपको बताया। तो अभी आप मुझे रीजन बताओगे क्यों मना कर दिया। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न अच्छा है कि ब्रिक्स में अभी किसने शामिल होने से मना कर दिया? अर्जेंटीना ने मना कर दिया। बाकी कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं ये भी याद रखना, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान और इथियोपिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा नासा। तो गॉड ऑफ केओस यानी कि अराजकता के देवता, तो मतलब ये एक एस्टेरॉइड है, क्षुद्र ग्रह है, और इसी का नाम है गॉड ऑफ केओस, और इसी को एपोफिस एस्टेरॉइड भी कहा जाता है। तो दोनों इसके नाम है, कंफ्यूज मत होना। और अभी इसी की स्टडी करने के लिए नासा ने एक मिशन शुरू किया है, और इस मिशन के तहत इन्होंने एक अंतरिक्ष यान भी लॉन्च किया जिसका नाम है ओसिरिस एपेक्स, या फिर इसे ओसिरिस RX भी कहा जा रहा है। अच्छा, नासा ने ये जो मिशन लॉन्च किया है इस क्षुद्र ग्रह की स्टडी के लिए, तो यहाँ पे स्टडी क्या करेगा ये? तो एक्चुअली में ये जो एस्टेरॉइड है, ये जो क्षुद्र ग्रह है, ये 2029 में पृथ्वी के बहुत पास से गुजरेगा। कितना पास से? पृथ्वी से 20,000 मील की दूरी पर से ये निकलेगा। और आपको बता दूं, ये हर 7,500 साल में पृथ्वी के इतने करीब आता है। तो पृथ्वी के इतने करीब आने पर से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी पर, इसकी चाल क्या होगी, तो इन सब बातों की स्टडी करेगा ये मिशन। अच्छा, मैं आपको अभी बता दूं कि नासा का ये जो अंतरिक्ष यान है ओसिरिस एपेक्स, ये इसी साल बेन्नू नामक क्षुद्र ग्रह से मिट्टी और चट्टान के नमूने यानी कि सैंपल लेकर के लौटा था। और
उसके बाद ही फिर हमने इसे दूसरे मिशन पे भेज दिया। मतलब हमने क्या, नासा ने इसे दूसरे मिशन पे भेज दिया। वैसे एस्टेरॉइड से याद होगा, इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे होता है कब, 30 जून को। और एस्टेरॉइड आपको पता ही है, क्षुद्र ग्रह ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में। ये भी हमारी तरह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक डार्ट मिशन आपको याद होगा, उसे भी नासा ने लॉन्च किया था। एक्चुअली में पृथ्वी की तरफ एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड आ रहा था, तो उसे रोकने के लिए नासा ने ये डार्ट मिशन लॉन्च किया था। और अभी नासा ने साइकी मिशन लॉन्च किया था, साइकी नाम का एक उसकी स्टडी करने के लिए। अच्छा, वैसे बात यहाँ पे नासा की, तो नासा के बारे में जानते हैं। देखो, नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958 में होती है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में हो गया और इसके एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक कौन है, बिल नेल्सन है।